वैदिक काल भारतीय इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस काल में उन ग्रंथों की रचना हुई जिसने आगे चलकर एक नए समाज की आधारशिला रखी। परंतु इस काल में शासन प्रणाली कैसी थी? क्या लोकतंत्र था या राजतंत्र? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि हम वैदिक ग्रंथों का अवलोकन करें तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में सबसे सामान्य शासन प्रणाली थी राजतांत्रिक शासन प्रणाली। परंतु वैदिक ग्रंथों में ऐसी शासन प्रणालियों का भी वर्णन है जिसमें राजन का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण नहीं था। यदि हम इन गैर राजतांत्रिक शासन प्रणालियों की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में ऐसी 4 शासन प्रणालियों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। यदि हम इन 4 गैर राजतांत्रिक शासन प्रणालियों में से जो पहली शासन प्रणाली है उसकी बात करें तो यहाँ पर राजा जो है वह वैदिक जातीय समूह का अध्यक्ष होता था। परंतु यह जो राजा था वह वैदिक जातीय समूह के जो महत्वपूर्ण परिवार थे उनके द्वारा नियुक्त होता था। और ऐसा भी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि जो वैदिक जातीय समूह के महत्वपूर्ण परिवार थे उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वह किसी और को राजा बना सके। यहाँ तक कि हमें इस बात का भी वर्णन पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई राजा पकड़ा गया ऐसा कार्य करते हुए कि जो उसे नहीं करना चाहिए, तो वैदिक जातीय समूह के पास यह शक्ति थी कि राजा को देश निकाला दे दे। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ वैदिक जातीय समूह में जो महत्वपूर्ण परिवार राजा को नियुक्त करते थे, धीरे धीरे उन्होंने राजा की शक्ति अपने हाथों में ले ली और एक ऐसे समूह का निर्माण किया जो सभा कहलाया। वैदिक काल की इस सभा के भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य थे और इन सदस्यों का कार्यक्षेत्र भी विभाजित था। हम देखते हैं कि जो साधारण सदस्य थे उन्हें सभ्य कहा जाता था और इन साधारण सदस्यों को जो सभा में चर्चाएं हो रही हैं उसमें सम्मिलित होने की अनुमति थी, यहाँ तक कि वह अपना विचार भी प्रस्तुत कर सकते थे इन सभाओं में। जो सभा का सदस्य न्याय व्यवस्था देखता था उसे सभासद कहते थे और पूर्ण सभा के अध्यक्ष को सभापति। कम साक्ष्य होने के कारण यह कह पाना मुश्किल है कि सभासद या सभापति का जो पुत्र था वह भी सभासद होता था कि नहीं। यहाँ तक कि हम यह भी नहीं जानते कि सभासद एवं सभापति कुछ सालों तक ही अपने पद पर रहते थे कि आजीवन अपने पद पर रहते थे। यदि हम तीसरी गैर राजतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो हम पाते हैं कि इस व्यवस्था में सभा तो थी और सभा के साथ साथ एक आम सभा भी थी जिसे समिति कहते थे। और इस समिति के जो सदस्य थे वह केवल महत्वपूर्ण परिवारों के प्रमुख नहीं थे। इस समिति के सदस्यों में जो जातिगत समूह था उसमें जितने भी परिवार थे उसके प्रमुख इस समिति का भाग थे। तो हम देखते हैं कि इस शासन प्रणाली में जो आम सभा थी जिसे समिति कहते थे उसके सदस्य जातिगत समूह के लगभग सभी लोग थे। वहीं पर जो प्रभावशाली व्यक्ति थे जातिगत समूह के उनके लिए थी सभा, और सभा में ही जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वह लिए जाते थे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि समिति के पास कोई शक्तियां नहीं थी। समिति सभा में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर निरीक्षण रखती थी और उसके पास यह भी शक्ति थी कि वह इन गतिविधियों पर अंकुश लगा सके। तो हम देखते हैं कि इस शासन प्रणाली में 3 प्रकार की संस्था है। प्रथम तो है सेना, जिसमें जातिगत समूह के सभी पुरुष हैं। दूसरी है समिति, जिसके सदस्य जातिगत समूह के जितने भी परिवार हैं उनके प्रमुख हैं। और तीसरी है सभा, जिसके सदस्य प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली परिवारों के प्रधान हैं। अब यदि हम चौथी गैर राजतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करें तो हम पाते हैं कि इस शासन प्रणाली में जो शक्तियां थी वह एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। कुछ इतिहासकार इस शासन प्रणाली को अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब आपका एक प्रश्न उठेगा कि कैसे हम इतने विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इस तरह की शासन प्रणाली वैदिक काल में विद्यमान थी। तो इसका उत्तर हमें वैदिक ग्रंथों से ही मिलता है, क्योंकि कुछ स्थानों पर वैदिक ग्रंथों में
राजाओं का वर्णन है, राजा का नहीं। अब जब यह राजाओं का वर्णन हो रहा है तो इसमें सभा का वर्णन नहीं है, तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वैदिक काल में एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें जो सदस्य थे वह सभा में जितने सदस्य होते हैं उतने नहीं थे और एक व्यक्ति भी नहीं था जैसे कि राजतांत्रिक व्यवस्था में होता है। तो जो यह शासन प्रणाली थी इसे कुलीन वर्ग द्वारा संचालित शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। तो यह थी 4 प्रकार की गैर राजतांत्रिक व्यवस्था जिसका वर्णन हमें वैदिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। अब यही जो गैर राजतांत्रिक शासन प्रणालियां थीं आगे चलकर महाजनपद काल में गण और संघ में परिवर्तित हुई। अब जब हम गण और संघ की बात करते हैं तो एक प्रश्न यह आता है कि क्या यह गण और संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे? तो आपको यदि इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो कृपया करके इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने इस प्रश्न पर चर्चा की है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र था कि नहीं। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।